हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। आज का टॉपिक है सवर्ण बनाम मुसलमान अधिक असुरक्षित कौन। आप जानते हैं कि इस देश में आजादी के बाद एक डेढ़ दशक के बाद जातिवादी राजनीति शुरू हुई और धर्मवादी राजनीति शुरू हुई। धर्मवादी राजनीति की जड़ें आजादी के समय जो विभाजन की घटना घटी थी उससे पहले से थी, लेकिन विभाजन की घटना ने धर्मवादी राजनीति को कमजोर कर दिया। क्यों कमजोर कर दिया? क्योंकि धर्म के आधार पर जब देश का विभाजन हो गया तो इस्लाम को मानने वाले जितने मजबूत ताकतवर लोग थे सब पाकिस्तान चले गए। जो बचे हुए कमजोर लोग थे, और बहुत कमजोर को निशाने पर कोई नहीं ले सकता, हमेशा ताकतवर के खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है। तो जो बचे थे वे बड़े कमजोर थे। लेकिन जरा एक बात और समझिएगा कि आजादी के समय पर इन दोनों की दशा क्या थी, थोड़ा इस पर ध्यान दें तो बहुत सारी चौंकाने वाली बात आज आपके सामने मैं तथ्य के रूप में लाया हूं। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर इस देश को हुआ क्या। हम अगर 1950 की बात करें, जब देश में संविधान लागू हुआ, तो उस समय की स्थिति यह थी कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो जाने के कारण से उस समय के मुसलमान को सवालों की निगाह से देखा जा रहा था। सवर्ण और मुसलमान आज के समय पर अधिक असुरक्षित कौन है? तो आज के समय पर कौन है, यहां तक चलने के लिए मैं शुरुआत जहां से हो रही है वहां से देखूंगा। शुरुआत कहां से हो रही है? 1950 में संविधान लागू हो रहा है। संविधान लागू होते समय की स्थिति क्या है? संविधान लागू होते समय सबसे बुरी स्थिति उस समय मुस्लिम समाज के लोगों की थी, और सबसे टॉप पर उस समय सवर्ण समाज के लोग थे। क्यों? क्योंकि आजादी मिलने के बाद अंग्रेज जब चले गए देश से, तो उस समय का जो शिक्षित और लोकप्रिय तबका था, जिसने आजादी की लड़ाई में सबसे आगे भाग लिया था, वह तबका आज का हिंदू का सवर्ण समाज था। मुस्लिम सवर्ण समाज भी था, लेकिन क्योंकि उन्होंने विभाजन करवाया तो उनमें से 90% से ज्यादा जो ऊपर के तबके के लोग थे वहां चले गए, और जो बचे हुए सवालों के घेरे में थे, क्योंकि देश हाल ही में विभाजन की विभीषिका झेला था धर्म के नाम पर। लेकिन उस समय यहां बैठे हिंदू समाज के सवर्णों ने सबसे ज्यादा कमजोर जो उस समय समाज था, क्यों? क्योंकि इनका जो टॉप क्लास था वो तो चला गया था, और शेष पर क्या छोड़ गया था? एक कलंक, एक तोहमत, एक सवाल जो आज तक चलता रहता है। लेकिन आज ये समाज स्ट्रांग हो गया। उस समय क्या था? एक तो आर्थिक रूप से कमजोर समाज, गरीब लोग बचे हुए थे, और दूसरे सवालों से घिरे हुए थे। तो कोई भी समाज जो गरीब भी हो और सवालों से घिरा हो, उससे कमजोर कोई और नहीं हो सकता। ऐसे में सबसे कमजोर समाज यह था, और आज का सवर्ण समाज ही उस समय सत्ता में था, तो वह सबसे मजबूत समाज था। लेकिन उस समय के उस समाज ने 100% इनकी रखवाली की। 100% जो कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के लोग थे उनको किसी ने स्वीकार नहीं किया। उनकी एक सीट कहीं लोकसभा की नहीं निकल पाती थी। अच्छा था या खराब था, उचित था या अनुचित था, सही था या गलत था, यह जांचना आज का मेरा काम नहीं है। उस समय के समाज ने क्या किया था, मैं अभी आपके सामने यह तथ्य रख रहा हूं। आप जरा देखें, भारत में हिंदू महासभा थी, भारत में हिंदुत्व की राजनीति करने वाले संगठन थे, विचारक थे, लेकिन वे कहीं एक सीट भी नहीं जीत पा रहे थे। सत्ता में कौन थे? सवर्ण समाज के लोग। यानी इन लोगों ने इनके खिलाफ नफरत नहीं फैलने दी। भले ये सवालों के घेरे में थे, भले ये आर्थिक रूप से सबसे कमजोर तबके में से थे, लेकिन इनके खिलाफ नफरत नहीं फैलने दी, और यह सत्ता चली। दूसरा क्या है? इसके नीचे एक वर्ग था आज का ओबीसी वर्ग, ये बड़ा वर्ग, और हम इसके नीचे एससी एसटी क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि एससी एसटी वर्ग को तो गोद में लिया गया था, उनको गोद में लिया गया था दोनों को, कि ये दोनों जो हैं इनके लिए सब कुछ सुरक्षित किया गया था। तो ये भले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कमजोर थे, लेकिन इन्हीं के लिए तो संविधान बना पूरा। इनके खिलाफ जितनी परंपराएं थी सब छोड़ने की बात इन्होंने लिखी संविधान सभा में बैठकर। जमींदारियां, रियासतें खत्म करने की बात इन्होंने लिखी जो इनकी थी। सीलिंग एक्ट अपने पर लगा दिया कि इससे ज्यादा जमीन हम नहीं खरीदेंगे। भूदान यज्ञ चलाकर इनको दिया। तमाम कॉलेज विश्वविद्यालय खोल करके इनको प्रवेश दिलाया गया।
तो इनको तो उठाया गया और इनको बचाया गया। सत्ता में कौन था? ये ओबीसी समाज के लोगों को खेत दिया गया आजादी के बाद। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजनीति जो है हमेशा पोलराइजेशन की चलती है। तो अब जरा समझिए कि उस समय ये टॉप क्लास थे और उस समय ये सबसे नीचे थे, लेकिन इनके दुलारे ये थे। जो विचारधारा कट्टरवाद की थी उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। जबकि देश का विभाजन हुआ था, लाखों लाख लोग मारे गए थे, यादें ताजा थी, दृश्य सामने थे, बताने, दिखाने, सुनाने, बरगलाने, जताने की जरूरत नहीं थी, सबको याद था, सबको दिख रहा था। लेकिन फिर भी यह समाज इसके संरक्षण में खड़ा था, इसलिए हर जगह सत्ता में था तब भी ये सुरक्षित थे, और जल जंगल जमीन आदि नौकरी शिक्षा में इनको जगह दी जा रही थी, और इन्हें जमींदारी उन्मूलन के बाद खेत दे करके आगे बढ़ाया जा रहा था। यह व्यवस्था चल रही थी। तो सबसे ऊपर कौन था? वह था। और किसके लिए काम कर रहा था? सबके लिए। दरअसल हमारे देश में एक लाइन बोली जा रही है आजकल बड़ी तेजी से, हर जगह ये काबिज हैं। इस लाइन को जांचना होगा दोस्तों। ये बड़ी शरारतपूर्ण और षड्यंत्रकारी भाव से बोले जाने वाली लाइन है। हर जगह काबिज नहीं है, हर जगह बैठकर किसके लिए किए यह जांचने की जरूरत है। फिल्मी दुनिया में बैठे थे तो फिल्में किसके लिए बनाए? लिटरेचर में थे तो लिटरेचर किसके पक्ष में लिखे? संविधान सभा में थे तो संविधान किसके पक्ष में लिखे? तो जब जिस समय देश आजाद हुआ और यह सत्ता में सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर थे, तो इन्होंने अपने पक्ष की चीजों को हटाया, अपने खिलाफ दूसरों के पक्ष में प्रावधान किए। यहां तक कि जो ओबीसी समाज की लीडरशिप पैदा हुई है, जो ओबीसी समाज की लीडरशिप आज आपको दिख रही है, यह किसके नेतृत्व में हुई है? अगर लोहियावादी है तो राम मनोहर लोहिया कौन थे? सवर्ण थे। अगर जयप्रकाश नारायणवादी है तो जयप्रकाश नारायण कौन थे? कायस्थ थे। अगर राजनारायणवादी है तो राजनारायण कौन थे? भूमिहार थे। और अगर नेहरूवादी है तो नेहरू कौन थे? ब्राह्मण थे। नहीं, ये कुछ एक बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि नेहरू को मुसलमान बताने के पीछे साजिश क्या है। चलिए मैं भी मान लेता हूं कि नेहरू मुसलमान थे, नहीं था, कर लीजिए, बड़ा अच्छा सिखाया गया इधर। नेहरू मुसलमान था तो आजादी के बाद अगर नेहरू मुसलमान था तो ब्राह्मणों का योगदान आजादी की लड़ाई से लगाए आगे। आजादी की लड़ाई से लगाए आगे। आजादी की लड़ाई मतलब संविधान निर्माण और उसके आगे, पीछे की बात मैं नहीं कर रहा हूं। संविधान निर्माण और उसके आगे ब्राह्मणों का योगदान घंटा हो जाएगा। नेहरू को मुसलमान इसीलिए बताया जा रहा है। फिर तो भेल सेल गेल जितना बना सब एक मुसलमान ने बनाया है। वो लाइन आने वाली है, तब जो चाणक्य वंशी बने फिर रहे हैं, नकली जहर के पुतले बने, इनको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या क्या खो दिया। एक पार्टी को मिटाने में आपने पूरे एक जाति को बदनाम कर दिया हर तरह से। मैं तो नहीं देख रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद की मूर्तियां जगह जगह लगा दी गई। यही ना कहा जाता था कि नेहरू ने इन लोगों की मूर्तियां नहीं लगने दी। मैं तो नहीं देख रहा हूं। आज भी उनका घर जैसे था वैसे खपरेल का छप्पर पड़ा हुआ है। कौन से क्रांतिकारी के लिए स्मारक बनाए गए हैं जरा बताइए हमको। चुन करके दो उठाए गए हैं, एक सरदार पटेल जी को और एक सुभाष चंद्र बोस जी को। लेकिन सबसे ज्यादा तो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां लगवाई गई हैं। तो इस नाते बहुत सारा गड़बड़ घोटाला है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं इससे मेरा जीवन खतरे में है, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये सब बातें कौन बोलेगा। यह एक सोचा समझा षड्यंत्र है कि क्योंकि आजादी के समय संविधान निर्माण में सवर्ण थे, ब्राह्मण थे, और आजादी के बाद देश निर्माण में भी वो भागीदार हो गए, और इन सबको सबके लिए सबको खत्म करने के लिए कह दो कि वो तो मुसलमान था, और इधर मुसलमान को हे बता दो तो वो भी हे हो गया। आने वाला है लौटकर, आप ही के सिर पर आएगा पंडित जी लोगों कि तुम्हारा आजादी और आजादी के संविधान निर्माण में और आजादी के बाद में योगदान क्या, जरा बताओ तो। तब उस दिन खोजे नहीं मिलेगा। अभी बड़ी मजा आ रही है ना कि तो मुसलमान था कहने में, रहा होगा मुसलमान, लेकिन आप जब कह रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या है, कौन सी दूरदर्शिता है, जरा सोचिएगा। लेकिन चलिए, ओबीसी राजनीति को आगे किसने बढ़ाया? ओबीसी राजनीति को सवर्ण समाज के नेताओं ने आगे बढ़ाया। बाद में उस समाज से खुद नेता पैदा हुए, आगे बढ़े। जब उस समाज से नेता पैदा हुए और आगे बढ़े तो उसी समय धर्म की राजनीति करने वालों को मौका मिलता है। धर्म की राजनीति आते ही पंडित जी लोगों को लगा कि धर्म तो जब भी है तो हम ही हैं। बड़ा खुश हुए।
सब लोग एकदम धर्म की राजनीति की तरफ चले गए। बहुत अच्छी बात है, उधर चले गए और एक तो झांसा दे दिया गया कि एक संगठन है जिसके प्रमुख हमेशा से ब्राह्मण ही है, तो संगठन भी आप ही का है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना कि संगठन का प्रमुख कौन है। अब मनोज झा किसका नेता है, किसके लिए बात करता है, ये तो समझ में आपको आ जाएगा थोड़ी देर बाद। खैर, मैं एक बात बता दूं, इनकी राजनीति का जो तरीका था, जब तक ये सबका बनकर काम किए तब तो कुछ ठीक दिखाई दिया। अपना सबसे ज्यादा हित का नुकसान किए, फिर इनका हित का नुकसान किए, इनको केवल सुरक्षा दिए और इनको सब कुछ दिए, SC ST को। लेकिन जब ये हिंदू बनकर के काम करने लगे हैं, जब से तब से इन्होंने जिसको संरक्षण उस समय दिया था उसी को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। जिसको संरक्षण इन्होंने 40 साल दिया उसी को अपना दुश्मन बना दिया और 35 साल से उनको अपना दुश्मन बनाए हुए हैं। और उसी को बैलेंस करने के लिए सबको सिर पर ढारे फिरते हैं, सबके पीछे पीछे दौड़ते हैं। लेकिन उसका असर क्या हुआ है कि जब मुस्लिम समाज पर हमला हुआ, इसी सरकार में हुआ था, एक पार्टी को छोड़कर भारत की सभी पार्टियां उनके समर्थन में कम या अधिक, खुलकर या दबकर, क्योंकि हिंदुत्व की प्रचंड आंधी चल रही थी, सकुचाते हुए या दहाड़ते हुए पक्ष में खड़ी थी। यानी एक पार्टी को छोड़कर इस भारत की सभी पार्टियां इनके साथ खड़ी थी। लेकिन सवर्णों, तुम्हारे पास केवल एक ही पार्टी बची और उस पार्टी ने जब UGC ला दिया तो उसमें एक तुम ही हो जिसको निशाने पर रखा। नहीं, गफलत में मत रहना कि शेख सैयद पठान ये भी जनरल हैं तो वो भी निशाने पर होंगे। जी नहीं, वहां लिखा है जाति आधारित, धर्म आधारित भेदभाव प्रतिबंधित, जाति और धर्म दोनों आधारित। तो शेख सैयद पठान जनरल कैटेगरी में हैं लेकिन धर्म से मुसलमान हैं। तो अगर कोई ब्राह्मण उनको कुछ कहेगा, जात सूचक बात करेगा, या कोई चमार कहेगा, या कोई अहिर कहेगा, या कोई ठाकुर कहेगा, यानी चाहे हिंदुओं के जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति कहे, हिंदुओं के OBC कैटेगरी का कोई व्यक्ति कहे, हिंदुओं के SC कैटेगरी का या ST कैटेगरी का कहे, वो भले शेख सैयद पठान जनरल कैटेगरी का है, लेकिन जब उसके जाति या धर्म पर सवाल करेगा तो अपने धर्म के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए शिकायत करने का हकदार है। और शेष जो उसमें OBC हैं वो तो कर ही सकते हैं जाति और धर्म दोनों आधार पर। कौन एक ऐसा है जिसको शिकायत करने तक का हक नहीं है? वह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में जो जनरल है वो। क्यों? क्योंकि धर्म के खिलाफ भेदभाव में आप आएंगे नहीं, जो अल्पसंख्यक वे आएंगे। और जात के खिलाफ जो भेदभाव है उसमें सीधे परिभाषा में लिखा है कि जातिगत भेदभाव का अर्थ SC ST OBC समुदाय में आने वाली जातियों के खिलाफ भेदभाव से है। जनरल कैटेगरी में आने वाली जातियों के खिलाफ भेदभाव को जातिगत भेदभाव माना ही नहीं गया परिभाषा में, और जो परिभाषा है वही लागू होगी। तो जब आपको निशाने पर लिया गया है इस UGC कानून से, तो सबसे पहले तो इतिहास में जिन दो पार्टियों को कहा जाता है कि ये दोनों पार्टियां सवर्णों की रही हैं, भाजपा और कांग्रेस, दोनों में से किसी के एक भी नेता ने नहीं कहा कि नहीं ये कानून गलत है। हां, ठीकरा फोड़ने लगे एक दूसरे पर, वो उसने किया, वो उसने किया, उसने किया, उसने किया। हां, जैसे मुसलमानों के बचाव में कुछ लोग सकुचाते झिझकते हुए बोलते थे, वैसे ही आपके पक्ष में भी कुछ लोगों ने बोला। जैसे मायावती जी ने पहले नहीं बोला था, बाद में बोला। अखिलेश यादव ने ऐसे बोला कि किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए और भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव को तो बोलना ही नहीं चाहिए था, उनको तो कहना चाहिए था बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव ही हैं जो SC ST का आरक्षण हटवाए थे प्रमोशन का। इसके बाद भी सवर्ण लोग उनको एक बार भी थैंक यू नहीं बोले, उनको यदमुल्ला कर दिए। मतलब दिमाग इतना कुंठित कर दिया गया है कि जो आपके लिए कुछ किया हो उसको भी याद नहीं करना है। आपकी नफरत किसी से इतनी ज्यादा है, किससे है ये कौन है? ये वही है जिसको आपके पुरखे 1990 तक संरक्षित किए थे, यहां बैठे थे। आज जिस पार्टी के हम समर्थक हैं तब वहां उसकी एक सीट नहीं थी। 1984 के चुनाव में 2 सीट मिली थी।
और जैसे जैसे उसकी सीटें बढ़ी वैसे वैसे हमारा कत्लेआम हुआ। 1989 के चुनाव में उनके पास 80 से अधिक सीटें आ गई तो कश्मीर में हमारा कत्लेआम हुआ। और कत्लेआम तो हुआ, हमारे बच्चों को और हमारे बड़ों को भी यह खबर नहीं है कि कश्मीरी पंडितों का जब कत्लेआम हुआ तो सत्ता में कौन था। 90% लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया कि यह सत्ता तो उसकी थी, वही जो मुसलमान था, नेहरू। कुछ न पढ़ना न लिखना न समझना, उसी तरह का कुछ चक्र रचा गया है कि यूजीसी में तो जो गलत हो गया वो चेयरमैन दिग्विजय सिंह था। अरे दिग्विजय सिंह के दुपट्टे में छुपने वालों, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने जब काशीनाथ महाजन के मामले में SC ST एक्ट को दुरुपयोग की सीमा तक सीमित करने का प्रावधान दिया था, सुझाव दिया था, डायरेक्शन दिया था, तब कौन से दिग्विजय सिंह ने दिया था वह निर्णय? आनन फानन में संशोधन किया गया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ओवररूल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तुम ओवररूल कर सकते हो तो चलो मान लिया कि दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में वो कमेटी थी जिसने बनवा दिया, तुम्हारे सारे सांसद चूरन खा के सो गए थे, तो अब तो जाग गए हो, ऑर्डिनेंस से बदल दो। तो आप जरा देखिए दोस्तों, जब आप जो है असुरक्षित हुए हैं तो आपके लिए कोई भी एक पार्टी बोलने वाली नहीं है, एक भी पार्टी बोलने वाली नहीं है। कौन कौन समाज निशाने पर है? मुस्लिम और सवर्ण, जातिवादी राजनीति में सवर्ण और धर्मवादी राजनीति में मुसलमान। लेकिन मुसलमान के लिए सारी पार्टियां हैं, उनकी अपनी भी एक पार्टियां है। आपके लिए न तो आपकी अपनी पार्टी है न कोई और पार्टी है। जिसको अपनी समझ रहे थे उसने ही आपको कटघरे में जब खड़ा किया तो कोई आपको नहीं पूछ रहा है। एक बात। दूसरी बात, हम 1950 यहां लिखे थे और 1926 में 2026 में आइए, 76 साल बाद क्या हुआ? 76 साल पहले जब देश आजाद हुआ आप यहां बैठे थे। मैं कोई गर्व की बात नहीं कर रहा हूं कि इसको देखकर ऐंठिए, मुझ पर ताव दीजिए, नहीं। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि उस समय की स्थिति के अनुसार आप उस समय यहां थे। आज आप यहां नहीं हैं। उस समय जहां मुसलमान था उसको यहां जो शीर्ष पर बैठा था, हमारे पुरखे जो थे, उन्होंने संरक्षण दिया। तो आज जो यहां शीर्ष पर जो कोई भी बैठा है, जो कोई भी बैठा है, क्या वह आपको यहां अगर मान ले कि आज सवर्ण यहां हो गया तो क्या आपको संरक्षण दे रहा है? जी नहीं। सरेआम आपके खिलाफ नारे लग रहे हैं और लगवाए जा रहे हैं। तो जरा अब आप सोच कर देखिए कि आप 76 वर्षों में कहां पहुंच गए और 76 वर्षों में यह समाज कहां गया है। वह निशाने पर हुआ है तो उसके लिए सबके मन में या तो वोट बनाने का अवसर दिखा है और या फिर एक संवेदना पैदा हुई है। लेकिन आप जब निशाने पर हुए हैं तो कोई आपके लिए नहीं खड़ा हुआ। आपने चाहे कांग्रेस को दिया या भाजपा को दिया, आपका तो कोई मुद्दा ही नहीं था। शुरू में बैठकर इन लोगों को संरक्षित किए, इनको उठाए, थोड़ा बहुत ये लोग टकराए, लेकिन इनको जो आपने दिया था बता नहीं पाए। और उसके बाद फिर आपके मुद्दे हैं नहीं, फिर आप चले गए मंदिर बनाने। आप मौलाना को बाहर करने के लिए सोशल मीडिया पर लाइक कर रहे थे, लिख रहे थे। उधर SC ST एक्ट 2.5 गुना 2015 में बढ़ा और 2 गुना 2018 में बढ़ा, पता ही नहीं चला। तब भी जब नहीं जगह उसको लगा कि कड़ाही में मेढक को डाल के पानी गर्म कर रहे हैं लेकिन इसको गर्मी लग नहीं रही है, बस UGC बना दिया। इस भारतवर्ष में केवल और केवल आप हैं हिंदू समाज के जनरल कैटेगरी के लोगों जिसको अपने खिलाफ होने वाले किसी भेदभाव पर, किसी आधार पर शिकायत करने का अधिकार नहीं। उसमें एक झुंझुना डाल दिया गया, आर्थिक आधार पर भेदभाव। अरे आर्थिक आधार पर कौन सा भेदभाव कोई करेगा भाई जो आप शिकायत कर लोगे? कुछ लोग उसकी व्याख्या कर रहे हैं, गुरुजी वो EWS वालों को रखा गया। अजीब बात कर रहे हो भाई। SC ST एक्ट EWS में नहीं लगता है क्या? SC ST एक्ट EWS के कैटेगरी में आने वाले जनरल जातियां जो हैं उसमें लगता है कि नहीं लगता? उस पर OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, जो OBC हैं, उन पर लगता है कि नहीं लगता है? तो जब SC ST एक्ट लगता है तो विश्वविद्यालय में नहीं लगेगा, वहां भी लगेगा, मुसलमान पर भी लगेगा, पारसी पर भी लगेगा, ईसाई पर भी लगेगा, सब पर लगेगा, सिख पर भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, मेरा आग्रह होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। आप सामान्य जन चेतना मंच से, SJCM से जुड़े। सदस्यता शुल्क सहयोग के तौर पर यह सहयोग है, स्वैच्छिक है, कहीं से भी कोई आप पर बाध्यता नहीं है। 101 रुपए रखा गया है।
आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आप अधिक भी सहयोग कर सकते हैं, कम भी करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि यह सहयोग है, यह बाध्यता नहीं है। तो जो कुछ भी सहयोग प्रदान करें उसका स्क्रीनशॉट और अपना नाम पता इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इसका लिंक शेयर कर दीजिए। अभी से भी शेयर करेंगे तब भी बाद में जो लोग देखेंगे देख पाएंगे। यह भी आपका एक सहयोग है, एक कंट्रीब्यूशन है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय संविधान।